तो स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के इस ऑपरेशन रक्षक बैच के बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होगा इसके पहले वाले सेशन से भी, यानी कि हिंदी का जो डे 1 था, पहला क्लास, उसमें हम लोग वर्ण और उच्चारण को पढ़े थे, पूरे ट्रिक को समझे थे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव किए थे, और साथ में क्वेश्चन किस तरीके से बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर भी चर्चा हुई थी। आज के इस वीडियो में भी और भी नेक्स्ट लेवल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आज के इस वीडियो में जो हिंदी का हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ना, पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। देखेंगे कि बिहार पुलिस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस ज़बरदस्त और लेटेस्ट वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेक्शन पक्का करना है, वर्दी चढ़ानी है, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है, और इसके लिए ज्ञापन एकेडमी की पूरी टीम जो है ना तत्पर है। 24/7 आवर्स आपकी तैयारी में लगी हुई है। बस आपको पूरा जान झोंक देना है और 2025 में एक नौकरी लेकर रहना है। ठीक है, नहीं तो 2026 में आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पहले वाले डे 1 में, यानी कि इसके पहले क्लास में, हिंदी का जो फर्स्ट क्लास था, उसमें हम लोग वर्ण और उच्चारण टॉपिक को पढ़े थे और ट्रिक को समझते हुए लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे। बहुत ही ज़बरदस्त आप सभी लोगों का फीडबैक रहा। लास्ट में जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, यानी कि कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था पहले वाले क्लास में, कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने हर एक सवालों का जवाब लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर, फिर 2, 3, अरे देखिए महेंद्र यादव हैं, गोलू कुमार है, अंजलि कुमारी, ठीक है, यहाँ पर विशाल कुमार, जूली गुप्ता। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर एक सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था। अब इसी तरीके से कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। जब तक आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों को इसी तरीके से लगातार मेहनत करना है, और हर एक क्लास में जो कुछ भी आप लोग पढ़ाया जा रहा है इसी तरीके से समझना है। एंड इन द लास्ट जो भी आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिखना है, और जो कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा उसको भी रिवीजन के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस तरीके से जब आप लिखते हैं ना तो चीज़ें माइंड में फिट होते जाती हैं लंबे समय के लिए, और वो आप भूल नहीं पाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए आज के सेशन में भी जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे आप साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। आइए, बिहार पुलिस का डे 2 यहाँ पर जैसा कि लिख दिया गया है, और हिंदी में 100% ट्रिक के साथ ऑपरेशन रक्षक बैच में हम लोग जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा इस पर डिस्कस कर लिया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द भेद। आपको बता दिया जाए, यहाँ पर मैं बता दूं, शब्द भेद से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। याद रखिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्लियर करना है कि नहीं, हर एक टॉपिक जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। एक्स्ट्रा अदर दूसरे जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वही पढ़ो, बस बात खत्म। तो शब्द भेद हम लोग पढ़ेंगे, आखिर शब्द के कितने भेद हैं पूरे ट्रिक के साथ, ट्रिक से कैसे आप याद रखेंगे शब्द के भेद को, जितने भी प्रकार हैं किस तरीके से क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शब्द को। शब्द किसे कहते हैं आपको पता है? आप कहेंगे मैम अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि क क्या है, एक अक्षर है, ल क्या है तो अक्षर है, और म क्या है तो अक्षर है। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? कलम। ये 3 अक्षरों का समूह है, यानी कि ग्रुप है, जिसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम शब्द कहेंगे। मैंने कहा वेल डन, जबरदस्त। तो मैं कहूंगी कि व है और प्लस में ल है और प्लस में म है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या वलम एक शब्द है? तो आप लोग कहेंगे नहीं मैम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या जरूरी है, अक्षरों का सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे शब्द कहा जाता है। ठीक है, वलम ये भी एक शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ नहीं है ना, तो इसको निरर्थक कहा जाता है, यानी कि निरर्थक, अर्थ के बिना, जिसका अर्थ नहीं है। और कलम का अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ पेन, कलम, तो ये हो जाएगा सार्थक, यानी कि अर्थ के साथ। तो शब्द किसे कहते हैं?
अक्षरों के समूह को कहेंगे। जैसे कि कलम, तो कलम ये क्या है, अक्षरों का समूह है, क ल म। और वलम, ये भी अक्षरों का समूह ही है, व ल म। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो इस आधार पर, अलग अलग आधार पर शब्द के अलग अलग प्रकार हैं। चलिए आइए इसी बात पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, शब्द के आखिर कितने प्रकार हैं, किस आधार पर। ध्यान से सुनिए। शब्द का अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्दों का अर्थ जो निकलता है ना, अर्थ के आधार पर मात्र दो भेद है। देखिए अर्थ में अ और थ दो है ना, यानी कि अर्थ के आधार पर दो, या फिर थ ये जो लिखा गया है ना थ, तो ये दो की तरह ही लिखा जा रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं, ये सिंपल सा ट्रिक है कि शब्द का अर्थ के आधार पर कितने प्रकार, तो दो प्रकार हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, यानी कि जो शब्द अर्थ के साथ हो, उसे सार्थक कहा जाता है, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। जिसका अर्थ ना निकले उसे निरर्थक। जैसे कि रोटी, इस शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है तो इसे कहेंगे सार्थक, लेकिन रोटी के साथ वोटी हम लोग बोलते हैं ना, रोटी वोटी लेकर आओ, तो रोटी का तो अर्थ है, रोटी को क्या कहेंगे, सार्थक। वोटी का कोई अर्थ नहीं है तो वोटी हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, चोटी हो जाएगा सार्थक और सोटी हो जाएगा निरर्थक। डंडा हो जाएगा सार्थक और वंडा हो जाएगा निरर्थक। चाय हो जाएगा सार्थक, वाय हो जाएगा निरर्थक। तो आई होप आप लोगों को ये सार्थक और निरर्थक, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये समझ में आ गया होगा। और इसको याद कैसे रखना है, बस थ याद रखना है। थ ये जो है ना, थ ये दो की तरह लिखा जाता है, दो से याद रखना है। शब्द का अर्थ के आधार पर दो प्रकार, या फिर अर्थ में देखिए अ और थ दो अक्षर ही हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ट्रिक हो गया और पहला पॉइंट हो गया, शब्द का अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक और निरर्थक। यहाँ पर लिख भी दिया गया है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं, जबकि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहा जाता है। ये तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गए दो। अब आगे बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति या फिर रचना या फिर कहेगा बनावट। व्युत्पत्ति, रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। देखिए रचना, 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 इनमें तीन अक्षर है ना, रचना। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो तीन भेद, तीन प्रकार। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। कैसे याद रखेंगे, रचना, रचना, तीन अक्षर है इसमें, यानी कि शब्द का रचना के आधार पर तीन प्रकार, तीन भेद होते हैं। रचना बोलिए या फिर व्युत्पत्ति, कभी कभी रचना नहीं देता है, कहता है कि बताइए शब्द का व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो भी तीन। या फिर बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो भी तीन। या फिर रचना के आधार पर कितने भेद, तो भी तीन। ठीक है, यानी कि वो शब्द कैसे बने हैं, रचना कैसे हुई है, उस आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द ये बहुत ही रूढ़ होते हैं। रूढ़ का मतलब बोलते हैं ना हम लोग, वो आदमी बहुत रूढ़ है, रूढ़ का मतलब बहुत हठी है। ठीक है, बहुत मजबूत आप ले सकते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर ना टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि मैंने कहा क, म और ल, कमल। अब इस कमल को तोड़िए, सबसे पहले तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, क प्लस में म और प्लस में ल में टूटेगा। तो क का कोई अर्थ है, म का कोई अर्थ है, ल का कोई अर्थ है, नहीं समझ में आ रहा है अर्थ। इस तरह के शब्द को क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द, जिसके टुकड़े तो करो लेकिन अर्थ समझ में ना आए टुकड़ों का। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं देशभक्ति, देशभक्ति, अब इस देशभक्ति शब्द को तोड़िए, जब ये तोड़ेंगे ना इसको तो ये आसानी से टूट जाएगा। देश और प्लस में भक्ति, देशभक्ति जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और प्लस में भक्ति, तो तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, दो खंडों में टूट जाएगा, देश और भक्ति। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, और इनको जब तोड़ो तो अलग अलग टुकड़ों का अर्थ हमें समझ में आता है।
देशभक्ति को तोड़ने पर देश का भी अर्थ समझ में आ रहा है और भक्ति का हमें अर्थ मिल रहा है, तो दोनों टुकड़ों का अर्थ हमें मिल रहा है, तो इसे कहेंगे यौगिक शब्द। लेकिन रूढ़ शब्द, रूढ़ ये बहुत ही रूढ़ था, इसको तोड़ने पर अलग अलग टुकड़ों का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि कमल, तो क म ल में टूटा रहा था, टुकड़ों का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहेंगे रूढ़। यौगिक किसे कहेंगे? जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना हो और उसको जब तोड़ो तो टुकड़ों का हमें अर्थ समझ में आए, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, तो वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है, ये शब्द पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि कल हो गया, क ल में टूटेगा, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कपड़ा, आदमी। उसी तरीके से यौगिक शब्द दो या दो से ज्यादा शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। देशभक्ति हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय में टूटेगा, विद्या का भी अर्थ समझ में आ रहा है, आलय का भी अर्थ समझ में आ रहा है, दोनों टुकड़े का अर्थ समझ में आ रहा है, यानी कि ये कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। अब एक तीसरा होता है योग रूढ़, यानी कि इसमें योग भी है और रूढ़ भी है, योग रूढ़ बन गया। योग रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जो यूनिक होते हैं, यानी कि इनका एक विशेष अर्थ निकलता है, एक अन्य अर्थ निकलता है। आप समास में बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे, यानी कि ये बहुब्रीहि समास की तरह होता है। योग रूढ़ शब्द जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकले। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा दशानन, तो दशानन किसको कहते हैं? दशानन, 10 हो आनंद, यानी कि 10 सिर वाला। अब दशानन का एक विशेष अर्थ निकल रहा है रावण। दशानन का मतलब क्या? रावण। अब दशानन का मतलब होता है 10 हो आनंद जिसका, लेकिन एक विशेष अलग अर्थ निकल रहा है रावण, तो इसको क्या कहेंगे? योग रूढ़। जो खुद दशानन है लेकिन दूसरा अर्थ दे रहा है रावण का। इसी तरीके से अगर कहा जाए, यहाँ पर लिखा गया है पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि पीला हो अंबर जिसका, पीत हो अंबर जिसका। ठीक है। लंबोदर, यहाँ पर लंबोदर मैंने कहा, लंबोदर, पीताम्बर हो गया लंबोदर। लंबोदर यानी कि लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर जिसका। किसे कहते हैं? तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है, गणेश जी को कहा जाता है लंबा हो उदर जिसका। तो फिर इसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द जिसका एक विशेष, एक अलग अर्थ, एक अन्य अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो शब्द के आधार पर, शब्द का रचना के आधार पर र चौना 3 अक्षर है, तो 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो बहुत रूढ़ होते हैं, खंडों का अर्थ समझ में नहीं आता। यौगिक शब्द ये दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, तोड़ने पर खंडों का अर्थ समझ में आता है। और योग रूढ़ शब्द जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, सामान्य अर्थ छोड़ करके वो अपना एक विशेष, एक अलग अन्य अर्थ देता है, उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि पीताम्बर, नीलकंठ, चतुर्भुज, वीणापाणी, लंबोदर, दशानन, ये सब क्या है? ये सब हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शब्द का उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्युत्पत्ति था, रचना था, बनावट था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? शब्द का उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि वो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, आविष्कार, मतलब वो बने कहाँ से हैं, निकले कहाँ से हैं, शब्द निकले कहाँ से हैं, इस आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है वर्ण संकर। तो शब्द का उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसके नाम में ही 5 अक्षर है। उ पहला अक्षर, त में 1, दूसरा प 1 और उत्पत्ति, देखिए इसमें 2 ठो त है तो 2 इसका, तो 3 और 2 5। उत्पत्ति में कितने अक्षर है? 5 अक्षर। और इससे याद रखना है कि शब्द का उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे ये है क्या, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम, देखिए तत्सम ये जो शब्द है ना, तत् और प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, यानी कि अगर कोई संस्कृत का शब्द बिल्कुल समान रूप से हिंदी में चले आए, जिस तरीके से वो संस्कृत में बोला जाता है, वही शब्द हूबहू उठकर हिंदी भाषा में चला आया हो, वो कहा जाता है तत्सम शब्द। यानी कि दूसरे भाषा का
मूल शब्द डायरेक्ट हिंदी में उठकर चला आया हो और उसको हिंदी में भी उसी रूप में बोला जाता है, उसी समान रूप से बोला जाता है, तो इसको कहते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अग्नि, तो ये अग्नि एक ऐसा शब्द है ना जो संस्कृत का शब्द है, लेकिन संस्कृत से मूल रूप से उठ के चला आया है कहाँ, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में भी अग्नि बोला जाता है, रात्रि बोला जाता है, रात को रात्रि। ठीक है, तो अग्नि हो गया, रात्रि हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में चले आए हैं और मूल रूप से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है उनमें, डायरेक्ट हूबहू हम लोग हिंदी में भी उसी तरह बोलते हैं। इसको कहा जाता है तत्सम। लेकिन इसी अग्नि को थोड़ा बिगाड़ दीजिए, यानी कि इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और परिवर्तन कर देते हैं ताकि हम अच्छे से बोल सके। अग्नि थोड़ा संस्कृत टाइप का टेढ़ा लग रहा है, इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए और अग्नि से आग बना दिए। तो जब ये था संस्कृत भाषा का शब्द अग्नि, अग्नि को हमने थोड़ा परिवर्तन करके बिगाड़ करके आसान बना दिया, आग बना दिया, तो इसी को कहेंगे हम क्या, तद्भव शब्द। यानी कि जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द जिसका रूप थोड़ा सा हम लोगों ने बदल दिया है और हिंदी में बोलना शुरू कर दिया है, वो कहा जाता है क्या, तद्भव शब्द। अग्नि हो गया तत्सम, अग्नि जो है ये तत्सम हो गया, और अग्नि को बिगाड़ करके यानी कि थोड़ा रूप बदल करके हमने क्या बना दिया है, आग, तो ये आग हो जाएगा तद्भव। रात्रि हो गया तत्सम और रात हो गया क्या, तद्भव। अग्नि हो गया तत्सम, आग हो गया तद्भव, और आग को और बिगाड़ दीजिए, इसका रूप आगी भोजपुरी में कहा जाता है। अग्नि, आग और आगी। अग्नि हो गया संस्कृत का मूल शब्द जिसे तत्सम कहेंगे, आग हो गया तद्भव जो कि अग्नि को ही यानी कि संस्कृत के मूल शब्द को ही रूप बदल करके आसान बनाने के लिए हम लोगों ने नया शब्द बना दिया है आग, तो वो हो गया तद्भव। और तद्भव को और आसान बनाए आगी, तो वो हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, तो यही तो है तत्सम और तद्भव, बहुत ही आसान तरीके से, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो तत्सम और तद्भव पहचानने को आता है कि पहचानिए कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखिएगा। तत्सम शब्द को पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है कि जिस शब्द में आपको छ लगा हुआ दिखाई दे, जिस शब्द में आपको त्र लगा हुआ दिखाई दे, मेरे हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ये बहुत ही आसान तरीका जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, ओनली ज्ञापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म। तो भी ट्रिक बताया जाता है ना, इसका आपको दूसरी जगह कॉपी पेस्ट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल यहीं से दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तत्सम शब्द को पहचानने का क्या ट्रिक है, जिस शब्द में आपको छ लगा हुआ दिखाई दे, त्र लगा हुआ दिखाई दे, या फिर ज्ञ लगा हुआ दिखाई दे, या फिर व लगा हुआ दिखाई दे, व ये अक्षर भी जिस शब्द में लगा हुआ दिखाई दे ना, उसको भी हम क्या कहेंगे, तत्सम ही कहेंगे। या फिर जिस शब्द में आपको तलाबे श लगा हुआ दिखाई दे, जिस शब्द में आपको ये वाला श्र लगा हुआ दिखाई दे, ठीक है, इन सभी शब्द को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, उसे तत्सम कहेंगे। जिस शब्द में आपको ये सभी अक्षर में से कोई भी एक अक्षर देखने को मिल जाए, या फिर जिस शब्द में आपको बिंदु वाला न, ऊपर बिंदु वाला न दिखाई दे, उसको भी हम क्या कहेंगे, ऊपर बिंदु वाला न दिखाई देगा तो तत्सम ही कहेंगे। या फिर जिस शब्द में कोई भी आधा अक्षर दिख जाए, आधा र दिख जाए, ऊपर वाला र, आधा न, आधा प, आधा ज्ञ, आधा ग, कोई भी आधा अक्षर देखने को मिल जाए किसी भी शब्द में, याद रखिएगा वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, या फिर जिस शब्द में आपको विसर्ग लगा हुआ दिखाई दे, विसर्ग किसको कहते हैं, ये दो बुकबुकिया जो होता है ना, दो ठो बिंदु, कहा जाता है विसर्ग। जैसे कि क का की कु, आप लोग पढ़े होंगे ना, लास्ट में क, कंग और कह आता है, तो वही लास्ट में जो दो को बुकबुकिया ये लगता है, इसी को विसर्ग कहा जाता है। जिस शब्द में आपको ये दो ठो बुकबुकिया लगा हुआ दिखाई दे, तो उसको भी आप तत्सम कहेंगे। तो तत्सम को पहचानने का ट्रिक लिखिए कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कि तत्सम को पहचानने का ट्रिक क्या है, कि जिस शब्द में हमें कोई भी आधा अक्षर लिखा हुआ दिखाई दे, कोई भी आधा अक्षर, आधा ग, आधा न, आधा प,
तो क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। जिस शब्द में हमें ऊपर बिंदु वाला न देखने को मिल जाए, तत्सम कहेंगे। जिस शब्द में हमें विसर्ग देखने को मिल जाए, ये दो ठो भुकभुकिया, उसे हम तत्सम कहेंगे। जिस शब्द में हमें छ, त्र, ज्ञ, व, तलाबे श और श देखने को मिल जाए, को भी हम तत्सम कहेंगे। या फिर जिस शब्द में ये नीचे वाला र देखने मिले, क्री ऐसे है ना, तो नीचे वाला ये र देखने को मिल जाए, ये भी तो आधा अक्षर ही है ना र का, तो भी हम क्या कहेंगे, उसे तत्सम शब्द ही कहेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में। और तद्भव को पहचानने क्या क्या ट्रिक है? तद्भव शब्द को पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है कि जो आसानी से आप बोल सके। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है अग्नि, तो अग्नि में आप देखेंगे, अग्नि, अग्नि में आधा अक्षर देखने को मिल गया ना, तो कहीं पर भी आपको आधा अक्षर देखने को मिल जाए वो तत्सम होगा। अग्नि में आधा ग देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे, आधा अक्षर जिस शब्द में दिखाई दे। या फिर क्षेत्र, आप देखिए क्षेत्र में छ है, तो छ देखने को मिल गया, क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। रात्रि में त्र है, तो क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। सूर्य देखिए ऊपर र है, मातृ लास्ट में र है, ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या है, आधा र का आधा भाग दे दिया है, तो क्या कहेंगे इसे, इन सबको तत्सम कहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि जितने भी तत्सम शब्द होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं बोलने में, पढ़ने में वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पढ़े जाते हैं, और जो आसानी से पढ़ लिया जाए, जिसको पढ़ने में आसानी हमें लगे, आसान तरीके से पढ़ ले, उसे तद्भव कहा जाता है। और तद्भव को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक जो कि मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जिस शब्द में आपको ब लगा हुआ दिखाई दे, जिस शब्द में आपको व लगा हुआ दिखाई देगा तो आप कहेंगे तत्सम, और जिस शब्द में आपको ब लगा हुआ दिखाई देगा उसे कहेंगे आप तद्भव। या फिर ये नॉर्मल वाला स, डंटी वाला स लगा हुआ दिखाई देगा, उसे आप कहेंगे तद्भव। या फिर चंद्र बिंदु लगा हुआ दिखाई देगा तो उसे भी आप कहेंगे तद्भव। तो ब, नॉर्मल डंडा वाला स और चंद्र बिंदु जिस शब्द में लगा हुआ दिखाई दे उसे क्या कहेंगे आप, तद्भव। और बाकी सब तत्सम, जो पढ़ने में बहुत ही टेढ़ा और डिफिकल्ट तरीके से पढ़ा जाए उसको कहा जाता है तत्सम। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब बात आती है देशज और विदेशज की। देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, नाम ही में है। देशज यानी कि अपने देश में जन्मी हुई भाषा को कहते हैं देशज। और वैसे शब्द जो विदेश से आए हों, वैसे शब्द, वैसे वर्ड जो दूसरे देश यानी कि विदेश से आए हों उसे कहा जाता है विदेशज। तो अपने देश के जन्मे हुए शब्द क्या कहलाएंगे, देशज, और दूसरे देश से आए हुए शब्द विदेशज। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, देशज और विदेशज। ये हो गया देशज, मैं बता दे रही हूँ डायरेक्ट। जैसे कि पगड़ी, आपको पता है पगड़ी अपने देश का शब्द है, अपने देश में जन्मी हुई ये शब्द है पगड़ी। तो पगड़ी को क्या कहेंगे, देशज शब्द, अपने देश का शब्द है। गाड़ी अपने देश का शब्द है। थैला हो गया, पेट हो गया, खटखटाना हो गया, घड़घड़ाना हो गया, ठीक है। और या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं जो देशज होते हैं। घड़घड़ाना, फटफटाना, ये सब कहाँ बने। ऐसे एक बात और याद रखिएगा, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना चले कि वो शब्द निकले कहाँ से हैं, बने कहाँ से हैं, तो वो कहीं और से नहीं, अपने देश में ही कोई महान इंसान होगा जो उस शब्द को बना दिया होगा, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, देशज। आपसे पूछेगा कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले कि वो बने कहाँ से हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा देशज। देशज ही टिक करिएगा, क्योंकि जिस शब्द की उत्पत्ति का पता ना चले तो समझ जाना है कि वो कहीं और से नहीं, अपने देश में ही बना है शब्द, ठीक है। तो ये हो गया देशज। विदेशज की बात कर ले तो विदेशज वैसे शब्द जो विदेश से आए हों, जैसे कि कॉलेज अपने देश का शब्द नहीं है, विदेश कहाँ से आया है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है कॉलेज। कॉलेज जो है ना ये दूसरे देश से आया है। कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, डॉक्टर, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल तो दे रही हूँ अपने मुंह से। लेटर बॉक्स हो गया, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल, फोटो, डॉक्टर, स्कूल, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अपने देश के नहीं हैं, दूसरे देश से अपने देश में आए हैं, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द अनार हो गया, चश्मा हो गया, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये सब शब्द भी विदेशज शब्द हैं।
साथ में अरबी भाषा के शब्द औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो कि अपने देश में आए हैं हिंदी भाषा में। इसी तरीके से तुर्की, कैंची, तुर्की भाषा के शब्द है कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये सब भी विदेशज शब्द। साथ में पुर्तगाल के जो भाषाएं हैं अपने देश में वो है अचार, आलपीन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज, ये सब क्या है, ये भी विदेशज है जो पुर्तगाल से आए हैं। फ्रांसीसी से पुलिस हो गया, कार्टून हो गया, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सब भी फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। चीनी भाषा का कौन है, तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा। और जापानी भाषा का रिक्शा। ठीक है, ये सब क्या है, विदेशज शब्द है जो दूसरे देश से आए हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि देशज और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। देशज जो अपने देश में बनी हो, विदेशज जो दूसरे देश से आई हो। अब देशज खुद अपने आप से ही पता चल जाता है, देशज जो अपने देश में अपना टाइप का लगता है। अब कहा जाएगा कॉलेज, तो कॉलेज वैसे भी अपने देश का भाषा लग नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा लग जा रहा है कि हाँ दूसरे देश से आया है। ठीक है, और वहीं पर बात की जाए खटखटाना, फटफटाना, अपना पेट या फिर गाड़ी, थैला, ये सब हो जाएगा क्या, देशज शब्द। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, लास्ट तत्सम तद्भव आप समझ गए, देशज और विदेशज समझ गए, ये चारों हो गया। अब बारी आती है वर्ण संकर। वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें वर्ण संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि रेल और प्लस में गाड़ी, रेलगाड़ी। इसमें रेल जो शब्द है ना वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल, और गाड़ी जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला दिया गया है। रेल जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और प्लस में गाड़ी, ये गाड़ी जो है ना हिंदी भाषा का शब्द। दो अलग अलग भाषा का शब्द, इनको मिलाकर हमने एक नया शब्द बना दिया रेलगाड़ी। तो इसी को क्या कहेंगे, वर्ण संकर शब्द। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग शब्दों, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों संकरित कर दीजिए, मिला दीजिए, तो क्या बन जाता है, वर्ण संकर। तो रेल और प्लस में गाड़ी, रेलगाड़ी बन गया। इस शब्द को क्या कहेंगे, तो वर्ण संकर शब्द कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों प्रकार समझ में आ गया होगा शब्द का उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, लास्ट में है वर्ण संकर। अब आगे बढ़ते हैं रूपांतर के आधार पर। रूपांतर यानी कि रूप, शब्द के रूप बदलते रहते हैं, रूपों में अंतर आते रहता है। जैसे कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना कुत्ता, तो कुत्ता को कभी हम कुत्ते भी बोल देते हैं, कुत्तों भी बोलते हैं, यानी कि कुत्ता एक शब्द है जो बदल गया कुत्ते में, कुत्तों में। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप बदलिए किंतु, किंतु एक ऐसा शब्द है जिसको आप इसके रूप को नहीं बदल सकते हैं, ये इसी रूप में, जहां पर भी देखिए ये इसी रूप में मिलेगा। जैसे कि हम लोग अच्छा को कभी अच्छे भी बोल देते हैं, तो अच्छा ये एक ऐसा शब्द है ना जिसका रूप बदल जाता है। कभी अच्छे देखने को मिलता है, अच्छे लिखा हुआ देखने को मिलता है, अच्छा से अच्छे ये बदल जाता है, रूप इसका बदल गया। लेकिन किंतु ये एक ऐसा शब्द है जिसका रूप नहीं बदल, किंतु से किंती, किंतो नहीं बनेगा। ये एक ऐसा शब्द है जिसका रूप बदल ही नहीं सकता, यानी कि रूप में अंतर आ ही नहीं सकता है। तो वैसे शब्द जिसके रूप में विकार आए, वैसे शब्द जिनके रूप परिवर्तन होते रहे, जिनके रूप में विकार आते रहे, रूप बदलता रहे, उसको कहा जाता है विकारी शब्द। जैसे कि कुत्ता से हमने कुत्ते बना दिया, रूप बदल गया, कभी कुत्तों बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, विकारी शब्द, रूप बदलते रह रहा है। मैं जो है, मैं एक शब्द है, मैं से हम मुझे बना देते हैं, हमें बना देते हैं। ठीक है, तो मैं, मुझे, हमें, शब्द एक ही है लेकिन रूप बदल रहा है। तो रूप बदल रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विकार आ रहा है, तो विकारी शब्द कहेंगे। अच्छा से अच्छे हम लोग बना दे रहे हैं, यानी कि रूप बदल जा रहा है, क्या कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे। लेकिन लेकिन वैसे शब्द जिनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो कभी बदल ही नहीं सकते हैं, यानी कि उनमें विकार आता ही नहीं है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं।
जैसे कि यहाँ, यहाँ एक ऐसा शब्द है जो इसी रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ से यहूं, यही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ही रहेगा। साथ में किंतु, और, हाँ लीजिए, और जो है एक ऐसा शब्द है जिसके नहीं बदल सकते आप, और, औरी, औरू नहीं होगा। किंतु ये भी नहीं बदलेगा। शाम, शाम का शामे बनाएंगे, नहीं। शामी नहीं। शाम, शाम इस शब्द के रूप में ही मिलेगा, इसका कोई दूसरा रूप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो शाम भी क्या है, अविकारी शब्द है जिसमें कोई विकार नहीं आ सकता है। धीरे धीरे, सुबह, दोपहर, आप कभी दोपहरे सुने हैं, नहीं सुने। दोपहर, दोपहर इसी रूप में रहता है, इसके रूप में विकार नहीं आता है, यानी कि ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो जिस शब्द के रूप में विकार आए उसे विकारी शब्द, और जिस शब्द के रूप में विकार न आए यानी कि वो परिवर्तित ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड फाइनली यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो आप सभी लोग बी रेडी हो जाइए क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। 1 महीने में सिलेक्शन लेना है और रिकॉर्ड तोड़ना है, ये याद रखिएगा। बिहार बीएड के क्षेत्र में भी हमने रिकॉर्ड पहली बार तोड़ा है। डायरेक्ट आप बोलने की क्या जरूरत है, आप जाकर प्रूफ देखिए। अभी जो बिहार बीएड का रिजल्ट आया है, सारा का सारा मतलब 120 में 95 क्वेश्चन लड़ा है व्यापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, आप खुद जाकर देख सकते हैं। डीएलएड के क्षेत्र में जब पहली बार हम लोग आए थे 110 का रिकॉर्ड बनाया था, अब तोड़ेंगे हम लोग ही, ठीक है। उसी तरीके से अभी 1 महीने में इस कदर तैयारी करना है और इस कदर तैयारी करके अपने एग्जाम को क्लियर करना है कि रिकॉर्ड बने, ठीक है। और आपको इस 1 महीने में पूरा जी जान लगा देना है, इतना ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, और बीच में आप लोग मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था तत्सम शब्द को पहचानने का। जिस शब्द में कोई भी आपको आधा अक्षर देखने को मिल जाए, आधा अक्षर देखने को मिल जाए, या फिर ऊपर बिंदु वाला न देखने को मिल जाए, या फिर विसर्ग देखने को मिल जाए, या फिर छ देखने को मिल जाए, या फिर त्र, नहीं तो ज्ञ, नहीं तो व, नहीं तो तलाबे श, नहीं तो श्र, नहीं तो नीचे री देखने को मिल जाए। तो ये जिस शब्द में आपको देखने को मिले उसे क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। आप डायरेक्ट देख सकते हैं तत्सम शब्द, जिस शब्द में आपको आधा अक्षर, अग्र, पहला ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अग्र यानी कि आधा अक्षर देखने को मिल गया, र को आधा बना दिया गया, आधा अक्षर है, इसी को क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। बाकी सभी ऑप्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, तत्सम ही पहचानना है। आसानी से पहचान सकते हैं, देख लीजिए, क्या इसमें आधा अक्षर है, या फिर ऊपर बिंदु वाला ना है, नहीं है। क्या विसर्ग है, नहीं है। छत्र, ज्ञ, व, श या फिर श्र में से कोई है, नहीं है, इसको हटाइए। अटारी में क्या ऊपर बिंदु वाला ना है, नहीं है, ना तो ऊपर वाला बिंदु वाला ना है, ना कोई इसमें आधा अक्षर है, ना कोई विसर्ग है, ना छत्र, ज्ञ, कोई नहीं है। निकृष्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको आधा अक्षर भी दिख रहा है और नीचे क्री यानी कि र का आधा अक्षर भी दिख रहा है, री, निकृष्ट, यानी कि यही हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। यही है वो चोर जो छुपा हुआ था ऑप्शन नंबर सी में, यही है वो तत्सम शब्द जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे और फाइनली मिल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन, दश हो आनंद, जिनका रावण को कहा जाता है, यानी कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है। विशेष अर्थ निकले यानी कि वो शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वीडियो को जूम कर लीजिएगा आप लोग। तो यूट्यूब तो सारा फीचर्स दिया ही है, फीचर का लाभ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ पता ना चले तो रूढ़ तो होगा नहीं। यौगिक जो दो शब्दों को योग से मिलकर बना हो, तोड़ने पर अर्थ समझ में आए, और योग रूढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है।
पंकज, ये भी क्या है, योग रूढ़ शब्द ही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पंकज का भी एक विशेष, बताइए पंकज किसे कहते हैं? पंकज, देखिए कीचड़ को ना गांव देहात में पांख कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे। तो में पांख में जब फूल खिले ना उसको पंकज कहा गया। यानी कि ये जो कमल का फूल है कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में। तो पंकज यानी कि कीचड़ में खिले हुए फूल को पंकज कहा जाता है, ठीक है। तो पंकज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो पंकज ऑप्शन नंबर डी में तो दिया ही है, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ जिसका एक विशेष अर्थ निकले, देखिए चक्र पाणी दिया है, वीणा पाणी हो, चक्र पाणी हो, लंबोदर हो, पीताम्बर हो, दशानन हो, ये सब क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। और बाकी पाठशाला है तो ये यौगिक शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है ओठ शब्द क्या है? तो ओठ शब्द आसानी से पढ़ ले रहे हैं ना इसमें कोई आधा अक्षर है, ना ऊपर बिंदु वाला ना है, ना कोई विसर्ग है, ना छ है, ना त्र है, ना ज्ञ है, ना व है, ना श्र है, ना तलाबेश है। यानी कि ये एक तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछता कि ओष्ठ, ओष्ठ ये कैसा शब्द है, तब आप कहते हैं कि ये तत्सम शब्द है। लेकिन ओष्ठ नहीं पूछा है, ओठ पूछा है, तो ओठ तद्भव ओष्ठ हो जाएगा। तत्सम क्यों? क्योंकि आधा अक्षर आ गया, ठीक। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, देशज कहलाते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट, बनावट बोलिए, रचना कहिए या फिर व्युत्पत्ति कहिए, 3 भेद होते हैं। कितने प्रकार? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर आगे बढ़ते हैं। करेला शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज? करेला आसान है, क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। उसी तरीके से तुरंत शब्द क्या है? अब देखिए तुरंत जो है ना, तुरंत, ये आप सोच रहे होंगे ऊपर बिंदु वाला ना है तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप ए लगा रहे हैं तो आपका जवाब गलत है। अब हर नियम का अपवाद होता है, हर नियम के, कोई इंसान 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, उसका विरोध करने वाले 1-2 लोग मिल ही जाते हैं। तो कोई भी नियम का विरोध करने वाला इंसान खड़ा ही हो जाता है कि नहीं? तो हर नियम का अपवाद देखने को मिलता है। उसी तरीके से तुरंत ये शब्द में ऊपर बिंदु वाला न है, लेकिन ये शब्द तत्सम न कहला करके तद्भव कहलाएगा। तुरंत हो जाएगा तद्भव, लेकिन वहीं पर शीघ्र, शीघ्र ये जो शब्द है ना, तुरंत बोलिए या फिर शीघ्र बोलिए, बात एक ही है। तुरंत शब्द हो जाएगा तद्भव और शीघ्र हो जाएगा तत्सम। तो ये शीघ्र शब्द, अगर शीघ्र पूछा तब तत्सम होता, लेकिन तुरंत पूछा है तो तद्भव कहलाएगा। यहाँ पर फिर आगे क्या पूछ रहा है? किस भाषा के मूल शब्द को, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। अगर दूसरे भाषा का मूल शब्द डायरेक्ट हिंदी में आ जाए और हूबहू उसको उसी तरीके से बोला जाए तो इसको तत्सम कहा जाता है। पुष्प क्या, कैसा शब्द है? तो पुष्प, पुष्प देखिए पुष्प में आधा अक्षर है, च का आधा भाग दे दिया है, यानी कि क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर फूल कहता तो हम लोग तद्भव, पुष्प थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको आसान बना दिया गया, फूल बन गया, तो फूल हो जाएगा तद्भव, पुष्प हो जाएगा तत्सम। वाष्प शब्द क्या है? इसमें भी आधा अक्षर देखने को मिल रहा है, तत्सम कहलाएगा। संध्या शब्द कैसा है? तो संध्या, ये भी तत्सम हो जाएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ कर को छोड़ करके एक विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योगरूढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है एज अ होमवर्क। इसका आप सभी लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे हर बार की तरह, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रही हूँ और इन सवालों का जवाब आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हमें भी पता चले कि चीज़ें आपको समझ में आई है और आप क्वेश्चन का आंसर बताने के बिल्कुल काबिल हैं और चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई। फाइनली टुडेज क्लास इज ओवर। आज का ये क्लास खत्म होता है और आज का ये सेशन कैसा रहा? वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करेंगे, अच्छा लगा, देन शेयर करेंगे दूसरों तक। आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर
जहाँ से भी आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कर देंगे वीडियो को, स्टेटस पे डाल देंगे, शेयर टू ऑल लिखेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है और लगातार इन 1 महीने में मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। साथ में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का ये सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन हिंदी का कैसा रहा, जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया है वो समझ में आया है कि नहीं, और जो कुछ भी आप लोगों को दिया गया है एज अ होमवर्क, क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट में आप सभी लोगों को दिया गया उसको कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे, ठीक है। और साथ में जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड पीडीएफ आपको आज के इस क्लास का मिल जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली आपका क्लास का द एंड होता है यहाँ पर। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का ये सेकंड डे कैसा रहा। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार पूरे लगन और मगन के साथ मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।